हमारा अगला टॉपिक है वो है फ्रेमिंग क्वेश्चन। इसमें देखो हमें क्या किया जाता है, आंसर दिया हुआ होता है, उससे हमें क्या करना है, क्वेश्चन फ्रेम करना है। क्वेश्चन फ्रेम करना है या क्वेश्चन का निर्माण करना है, या क्वेश्चन को हम बोल सकते हैं क्वेश्चन हमें बनाना है। हमें क्या दिया हुआ आता है, आंसर दिया हुआ आता है, उससे हमें क्या करना है, क्वेश्चन का निर्माण करना होता है। अब वो किस प्रकार से किया जाता है, वो देखो शुरुआती बिंदु फ्रेमिंग क्वेश्चन। दो प्रकार से किए जाते हैं। फ्रेमिंग क्वेश्चन कितने प्रकार से किए जाते हैं, दो प्रकार से किए जाते हैं। यदि हम क्वेश्चन निर्माण कर रहे हैं तो वो कितने प्रकार से किए जाते हैं, दो प्रकार से किए जाते हैं। उनमें पहला है वो है हेल्पिंग वर्ब से, और सेकंड है WH वर्ड से। सेकंड है WH वर्ड से। इनसे हमें क्या करना है, क्वेश्चन फ्रेम करना है, क्वेश्चन का निर्माण करना है। और वो किया किस प्रकार से जाता है, वो इसके फ्रेमिंग क्वेश्चन के क्या है, कुछ निश्चित बिंदु है या निश्चित पॉइंट है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, अर्थात क्वेश्चन का निर्माण कर सकते हैं। वो है देखो फ्रेमिंग क्वेश्चन। करने के रूल्स, वो रूल्स कौन कौन से होते हैं। आप देखो इसमें एक नंबर, यदि आंसर में यस और नो, यदि आंसर में यस और नो दिया गया हो तो क्वेश्चन बनाते समय इनको हटा दिया जाता है। यदि हम फ्रेमिंग क्वेश्चन कर रहे हैं तो यदि हमारे आंसर दिया हुआ आ रहा है, उसी के आधार पे हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। उसमें क्या होता है, यदि आपके यस या नो इनमें से जो भी दिया हुआ आ रहा है, यदि आप क्वेश्चन निर्माण कर रहे हो तो क्या कर दिया जाता है, इनको हटा दिया जाता है। आगे देखो, क्वेश्चन के शुरुआत में, क्वेश्चन की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से की जाती है। हम पढ़ रहे हैं पहला हेल्पिंग वर्ब वाले, एक नंबर पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अब पहला था यदि आंसर में यस और नो दिया हुआ आ रहा है तो हमें यदि क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं तो यस और नो को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। सेकंड है क्वेश्चन की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से की जाती है। क्वेश्चन की शुरुआत किससे की जाती है, हेल्पिंग वर्ब से की जाती है। यह तो जाहिर सी बात है क्योंकि हमने किसमें पढ़ा है, टेंसों में पढ़ा है। टेंसों में क्या होता है, इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होंगे उनकी शुरुआत किससे होगी, हेल्पिंग वर्ब से होगी, सहायक क्रिया से होगी। अब इसके बाद में थर्ड बिंदु, यदि आंसर में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो तो उसको सेकंड पर्सन प्रोनाउन में चेंज किया जाता है। क्या किया जाता है,
यदि हमारे आंसर में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दिया हुआ है, आंसर में जो सब्जेक्ट है या सब्जेक्टिव आ रखा है, चाहे ऑब्जेक्टिव आ रखा है, चाहे पजेसिव आ रखा है या रिफ्लेक्सिव आ रखा है, यदि ये प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, आई और वी में से है, तो यदि हम उसका क्वेश्चन बनाएंगे तो वो किस में जाएंगे? सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू में जाएंगे। यदि आई का ऑब्जेक्टिव मी आया हुआ है तो यू का ऑब्जेक्टिव यू आ जाएगा। यदि आई का पजेसिव माई आया हुआ है तो उसमें चेंज करेंगे तो किस में चला जाएगा? यू के पजेसिव में चला जाएगा, योवर में चला जाएगा। आगे देखो इसका फोर्थ नंबर बिंदु, यदि आंसर में सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो तो, यदि आंसर में आपके सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ रखा हो तो उसको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में चेंज किया जाता है। यदि आंसर में सेकंड पर्सन प्रोनाउन दिया हुआ है तो उसको फर्स्ट पर्सन में चेंज किया जाता है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत डिफिकल्टी होती है आपके सामने। वो डिफिकल्टी क्या होती है कि यदि आपके सेकंड पर्सन आ रखा है, सेकंड पर्सन में यदि आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है सिंगुलर आ रखा है तो आई में से चेंज करो। यदि आपको ऐसा लग रहा है सेकंड पर्सन है प्लूरल के लिए आ रहा है तो आपको क्या करना है? वी में चेंज करना है। इसमें ये कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी। यदि आपके फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दिया हुआ है तो आपके इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे आई आया हुआ है चाहे वी आया हुआ है, दोनों में से किसी का भी आया हुआ है, आपको यू में चेंज करना है। लेकिन यदि आपके सेकंड पर्सन प्रोनाउन दिया हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको फर्स्ट पर्सन में चेंज करना पड़ेगा। तो उस टाइम में ये ध्यान रखना है कि यदि यूं सिंगुलर का प्रतिनिधित्व करने के लिए आया हुआ है तो आपको फर्स्ट पर्सन में चेंज करोगे तो आई में चेंज करोगे, मी में चेंज करोगे, माई में चेंज करोगे। और यदि वो यूं प्लूरल का प्रतिनिधित्व करने के लिए आया हुआ है तो आपको इस टाइम में ध्यान में रखना है किस में चेंज करना है? वी में चेंज करना है, एस में चेंज करना है, आवर में चेंज करना है। यदि आप ये गलती कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका? जैसे मतलब यूं आया हुआ है वो प्लूरल के लिए आया हुआ है, यूं आया हुआ है वो प्लूरल के लिए आया हुआ है, तो इसका मतलब आपने क्या कर दी उसमें? यदि सिंगुलर के प्रतिनिधित्व करने के लिए आई लगा दिया आपने तो आपका क्या हो जाएगा? वो ट्यूशन नेमिंग है वो गलत हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखो, अब देखो किस प्रकार से आएंगे वो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बता दूं कि वो किस प्रकार से आएंगे। यदि आपके आई और वी आ रखे हैं, आई और वी आ रखे हैं तो आपको किसमें चेंज करना है? यू में चेंज करना है। और यदि मी और अस आ रखा है तो आपको किसमें चेंज करना है? यू में चेंज करना है। यदि माई और आवर आ रखा है तो आपको योवर में चेंज करना है। यदि इसके विपरीत आ रहा है, यूं आ रहा है तो यू को किस में चेंज करना? आई और वी में चेंज करना। अब उस टाइम में ध्यान में रखना है ये सब्जेक्ट का प्रतिनिधित्व करने के लिए आया हुआ है तभी आपको आई और वी में चेंज करना है। और यदि यूं ऑब्जेक्टिव के रूप में आया हुआ है तो आपको किस में चेंज करना है? मी और अस में चेंज करना। और यदि योवर आया हुआ है तो आपको किस में चेंज करना है? माई और आवर में चेंज करना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये आपके जैसे अमूमन गोल्डन नियम है। यदि आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग करना है किसी स्टूडेंट को तो ये गोल्डन नियम होते हैं। पहला नियम ये कहता है, देखो आंसर में यस और नो होता है उसको हटा दिया जाता है। दूसरा है इस क्वेश्चन की शुरुआत किससे की जाती है? हेल्पिंग वर्ब से की जाती है। तीसरा ये कहता है यदि आंसर में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दिया हुआ आ रहा है तो आपको क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हो तो वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन में चेंज हो जाएगा। चौथा बिंदु ये कहता है कि यदि आपके सेकंड पर्सन प्रोनाउन दिया हुआ है तो वो किस में चला जाएगा? फर्स्ट पर्सन में चला जाएगा। और उस टाइम में आपको ये ध्यान में रखना है कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन यदि सिंगुलर का प्रतिनिधित्व करने के लिए आया हुआ है तो इसका मतलब वो आई में जाएगा, प्लूरल का आया हुआ है तो वो किस में चला जाएगा? वी में चला जाएगा। और उसके बाद में ये देखो मैंने यहाँ पे नोटेट करवा दिया, आई और वी आए हुए तो वो यू में चेंज हो जाएंगे, मी और अस आए हुए वो यू में चेंज हो जाएंगे, माई और आवर आए हुए वो योवर में चेंज हो जाएंगे। यदि आपके आंसर में यू आया हुआ है तो आपको चेंज क्वेश्चन में करना आई और वी में। और यदि यू आया हुआ है ऑब्जेक्ट का प्रतिनिधित्व करने के लिए आया हुआ है तो यदि उसको चेंज करना मी और अस में। यदि योवर आया हुआ है तो वो किस में चेंज होगा? माई और आवर में चेंज होगा। अब इसके एग्जांपल देखो, इसका फिफ्थ नंबर बिंदु मान लेना, यदि
एन स्वर में थर्ड पर्सन प्रोनाउन आया हुआ हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यदि आपके क्या आया हो, थर्ड पर्सन प्रोनाउन आया हो, फर्स्ट पर्सन आएगा तो सेकंड पर्सन में चेंज कर देंगे, सेकंड पर्सन आया हो तो फर्स्ट पर्सन में चेंज कर देंगे। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी है, यदि आपके आंसर में थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, शी, इट और दे, इनका चाहे सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, पजेसिव है, चाहे रिफ्लेक्सिव है, कोई सा भी यदि प्रारूप आया हुआ है तो आपको क्या करना है, यदि आप उसको क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। जैसा आया हुआ, जैसे हिज फादर आया हुआ है तो हिज फादर वैसा का वैसा ही, जैसा एंसर में आया हुआ है तो आप उसको क्या कर रहे हो, क्वेश्चन निर्माण कर रहे हो तो क्वेश्चन में वैसा का वैसा ही हिज फादर ही आ जाएगा। हर फादर आया हो तो हर फादर आ जाएगा, यदि ही आया हुआ तो ही का ही आ जाएगा, सी आया हुआ तो सी का सी आ जाएगा, दे आया हुआ तो दे का दे आ जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। केवल परिवर्तन होंगे जो प्रोनाउन चेंजेस होंगे वो यही होगा, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में चला जाएगा, सेकंड पर्सन किस में आ जाएगा, फर्स्ट पर्सन में आ जाएगा। अब हमें शुरुआत में दिया हुआ आएगा वो होगा एंसर। ऐसा मतलब क्वेश्चन आंसर आ रखा है और हम इसका क्या करेंगे, क्वेश्चन निर्माण करेंगे, फ्रेमिंग क्वेश्चन करेंगे। अब यदि फ्रेमिंग क्वेश्चन करेंगे तो वो किस प्रकार से करेंगे। अब देखो इसमें आएगा शुरुआत है, जो मैंने आपको शुरुआती बिंदु लिखाया था वो क्या होती है, इसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। जैसे हेल्पिंग वर्ब आई हुई है बेसिक बेसिक हम यहाँ पे ठीक है। अब उसके बाद में ये हिज फादर क्या आया हुआ है, कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ही का पजेसिव है, तो इसका मतलब थर्ड पर्सन प्रोनाउन में क्या होता है, नो चेंज होता है, कोई बदलाव नहीं होता, जैसा आया हुआ वैसा का वैसा रखो। ये होता है फ्रेमिंग क्वेश्चन, ये होता है फ्रेमिंग क्वेश्चन। इसमें कोई बदलाव नहीं होता। हेल्पिंग वर्ब को शुरुआत में रख दो और यदि आपको प्रोनाउन चेंजेस करने हैं, फर्स्ट पर्सन है तो सेकंड पर्सन में कर दो, सेकंड पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन में कर दो, बस इतना ही परिवर्तन करना है। आगे देखो, अगला देखो, आई कैन स्पीक इंग्लिश। अगला एग्जाम्पल है हमारा आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब देखो मैं ये बात पहले भी बता चुका हूं आपको कि जो मॉडल्स होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब की तरह ही यूज किए जाते हैं। ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या नहीं आती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, वहां पे मॉडल आ रखा है तो मॉडल वहां पे किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। मॉडल पे किसी भी टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे कोई सा भी टेंस हो, चाहे कोई सा भी मॉडल हो, मॉडल के तुरंत बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मॉडल के बाद में चाहे कैन है चाहे कुड है, लेकिन अलग अलग होता है। कैन का प्रयोग प्रेजेंट के लिए किया जाता है, कुड का प्रयोग पास्ट की घटना के लिए किया जाता है, लेकिन उनके तुरंत बाद में क्या किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यदि हम इसका क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो शुरुआत में क्या आ जाएगा, कैन आ जाएगा। अब क्या आया हुआ है, ये उस टाइम में आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यहाँ पे क्या आया हुआ है, फर्स्ट पर्सन आया हुआ है, तो फर्स्ट पर्सन किस में जाएगा, सेकंड पर्सन में जाएगा। आई आ रखा है, ये सब्जेक्टिव आ रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई का यू में चेंज हो जाएगा। कैन यू स्पीक ये बन जाएगा। अंत में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट पर्सन आया हुआ था वो किस में चेंज हो गया, सेकंड पर्सन में चेंज हो गया। यदि सेकंड पर्सन आता तो वो किस में चेंज हो जाता, फर्स्ट पर्सन में चेंज हो जाता। आगे देखो, दे विल प्ले फुटबॉल, दे विल प्ले फुटबॉल, ये एग्जांपल आया हुआ है। यदि हम इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, विल, दे क्या आया हुआ है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, इसमें क्या होगा, नो चेंजेस होगा, तो दे प्ले, अंत में क्या आ जाएगा,
इस प्रकार से आप कितने भी सेंटेंस बनाते जाओ, इस प्रकार से कितने भी सेंटेंस बनाते जाओ, वो आपके सही बनते जाएंगे। आगे देखो, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। अब देखो शुरुआत किससे करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से। शुरुआत किससे करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से। ये नोटेट करते जाना, एम से करते शुरुआत। उसके बाद में क्या रखा है? आई। किसमें चेंज हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन में चला जाएगा। सेकंड पर्सन में जाते ही क्या हो जाएगा? यू। अब देखो, अब जो ही देखेंगे हम तो हमें प्रतीत होगा कि हमने कोई ना कोई गलती कर दी। जो ही यहाँ पे देखेंगे, हमारा पहला काम था हेल्पिंग वर्ब को शुरुआत में रखना, हमने वो काम किया। और उसके बाद में हमारे आंसर में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया हुआ था, चेंज किस में हो रहा है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन में। ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन में चेंजेस हो गया, सेकंड पर्सन प्रोनाउन में चेंजेस हो गया। अब उसके बाद में यू लगाया। अब यू के साथ में एम का प्रयोग, इसका मतलब हमने गलती कर दी। यू के साथ में किसका प्रयोग होता है? आर का प्रयोग होता है। यू के साथ में किसका प्रयोग होता है? आर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? आर का प्रयोग होगा। इस टाइम में आपको सावधानी रखनी है। मैं एग्जांपल इसलिए बताया कि इस टाइम में आपको, ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब जैसी आई हुई है वो ये नहीं देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इसके अनुसार प्रयुक्त होती है। जिस सेंटेंस में जैसा सब्जेक्ट आया हुआ ना, उसी के अनुसार प्रयुक्त होती है। सेंटेंस में सब्जेक्ट, जैसा हमने वॉइस में पढ़ा था कि वॉइस में क्या हो रखा है, यदि सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और यदि ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो हम क्या करेंगे? पैसिव वॉइस में एक्टिव टू पैसिव चेंज कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं। उस टाइम में क्या होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लगाते हैं। और इसमें भी क्या होता है? यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था? आई। आई के साथ एम का प्रयोग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? क्योंकि इसमें फर्स्ट पर्सन आया हुआ था, वो चेंजेस किस में होगा? सेकंड पर्सन में होगा। तो सेकंड पर्सन में यदि चेंजेस होगा तो क्या होगा? यू। यू के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? आर का प्रयोग किया जाता है। आर सिंगिंग ए सॉन्ग। आगे देखो, you were playing, you were playing cricket, you were playing cricket। अब जाएंगे कहां पे? वही बात, वैसा ही चेंजेस करते जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब रखेंगे शुरुआत में, वर्ब। उसके बाद में ये क्या आया हुआ है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन आया हुआ है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन आया हुआ है, वो किस में जाएगा? फर्स्ट पर्सन में। फर्स्ट पर्सन में जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? आई आएगा। अब आई के साथ क्या नहीं किया जाता है? वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। आई के साथ वर्ब का प्रयोग कब होता है? जब हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है। हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी या इम्प्रोबेबल कंडीशन होती है। एक चलती है इफ क्लोज। इफ क्लोज में ओपन कंडीशन होती है या प्रोबेबल कंडीशन होती है, इमेजिनरी कंडीशन है हाइपोथेटिकल। तो यू आर प्लेइंग क्रिकेट, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। यदि हम इसमें हेल्पिंग वर्ब जो की क्यों आई हुई है वैसी की वैसी रखेंगे तो वर आई हो जाएगा। वर आई होते ही ये किस में चला जाएगा? इमेजिनरी कंडीशन या हाइपोथेटिकल कंडीशन। टेंस में क्या नहीं किया जाता? आई के साथ वर का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? वॉज का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग आएगा? वॉज का प्रयोग आएगा। और उसके बाद में प्लेइंग क्रिकेट। इस प्रकार से ये आपके बनेंगे। एग्जाम्पल देखो, अब देखेंगे हमें पास्ट सिंपल के और प्रेजेंट सिंपल के। उन एग्जाम्पल में क्या आती है? थोड़ी बहुत हमारे सामने प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वो क्या है? वो देखो, हमने यहाँ पे लिखा आई एट मैंगो। अब इससे यदि एग्जाम्पल आए, क्योंकि बहुत जनरली डायरेक्ट एग्जाम्पल आ रखे थे, उसमें हेल्पिंग वर्ब हमारे सामने दी हुई थी, उस टाइम में इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही। अब ये ऐसे एग्जाम्पल आ रखे हैं तो उसमें क्या होती है? प्रॉब्लम क्रिएट होती है। प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है कि अब इनमें ऐसे टेंस होंगे, ऐसे जो सेंटेंस होंगे उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है। अब वो हेल्पिंग वर्ब हमें निकालनी पड़ती है। वो हेल्पिंग वर्ब हमें निकालनी पड़ती है। वो हम किस प्रकार से निकालेंगे वो देखो।
अब यहाँ पे ये आया हुआ है, तो ये कौन से टेंस का है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। अब जाहिर सी बात है हमारे दिमाग में आना चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में सिंगुलर के साथ डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, प्लूरल के साथ डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर के साथ डज का और प्लूरल के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे ये आई है, आई जाहिर सी बात है किसमें चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन यू में चेंज होगा। यू में ये जो ही चेंज होगा तो यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है? प्रेजेंट सिंपल में डू का। डू यू ईट, क्योंकि ऐसे तो सेंटेंस होंगे उसके अंतर्गत क्या नहीं दिया हुआ आएगा? हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं दी गई आएगी। हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई आएगी तब आपको क्या करना है? इस तरीके से बनाना है। आपको देखना है सेंटेंस कौन से टेंस का। यदि यही एग्जांपल इस तरीके से आता, देखो ही इट्स मैंगो, ये यदि इस प्रकार से आता ही इट्स मैंगो, तो आपको किस प्रकार से बनाना है? क्यों? अब देखो यहाँ पे ही के साथ में क्या आया हुआ है? इट्स आया हुआ है, क्योंकि ये क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। अब हम इस सेंटेंस का क्या बनाएंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, शुरुआत में आती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखो ही तो किसी में चेंज नहीं होगा क्योंकि ये क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। इट्स है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस आया। तो यदि इंटेरोगेटिव में जाएंगे तो सिंगुलर के साथ डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। डज ही ईट मैंगो, ऐसे ये हट जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस था, उसमें क्या किया जाता है? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि जो मेन वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसा एग्जांपल मैंने ऊपर बताया था, उसमें क्या किया जाता है? केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और यदि हम इंटेरोगेटिव में आते हैं, इंटेरोगेटिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर के साथ डज का, प्लूरल के साथ डू का। तो दोनों एग्जांपल में आप देख सकते हो, सिंगुलर के साथ डज का आया हुआ है, प्लूरल के साथ डू का आया हुआ है, और उसके बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। आगे देखो, आई सा इज नहीं। देखो हर क्वेश्चन आप अपने माइंड में फीड करना, अन्यथा आप नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे आते हैं आई सा इसने, हम जाएंगे शुरुआत में वर्ब पे। वर्ब क्या आ रही है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारे जितने भी टेंस हैं उनमें एक ही जगह लगती है और कहीं नहीं लगती है। वो होता है पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस। पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका मतलब इसमें कौन सा टेंस आया हुआ है? पास्ट सिंपल आया हुआ है। पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और उस सेंटेंस को हम क्या बना रहे हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। जो इंटेरोगेटिव नाम आता है पास्ट सिंपल का, तो उसमें क्या हो जाता है? हेल्पिंग वर्ब तो डिड हो जाती है और मेन वर्ब क्या हो जाती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे डायरेक्टली डिड का प्रयोग कर देंगे। अब इसमें क्या होता है? पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब एक ही प्रयुक्त होती है, वो होती है डिड। तो इसमें ना तो सिंगुलर रहता है ना ही प्लूरल रहता है, किसी का कोई प्रभाव नहीं रहता। सिंगुलर है तो भी डिड है, प्लूरल है तो भी डिड है। आइए, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सेकंड पर्सन में चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे सा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंजेस हो जाएगी। सी एस ने, यदि किसी स्टूडेंट ने डिड लगा दिया और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी तो वो भी करती है। यदि हम ये करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म के यदि टुकड़े किए जाएं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का टुकड़ा यही होता है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म है, यदि उसको डिवाइड किए जाएंगे तो क्या टुकड़े होंगे? डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डिड हमने हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में लगा दी और उसके बाद में क्या लगा दिया? सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में क्या लगा दिया? ऑब्जेक्ट लगा दिया। अब इसमें क्या है? यदि जो स्टूडेंट सा को जैसा का जैसा रख देगा तो इसका मतलब उसका सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे देखो, अगला है यू टॉट इंग्लिश। क्या है? यू टॉट इंग्लिश। अब यदि इसका ये बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, तो वो क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा? यहाँ पे डॉट आया हुआ है, टीच की सेकंड फॉर्म आई हुई है, तो इसका मतलब पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल का इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट आई और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच,
और उसके बाद में ऑब्जेक्ट इंग्लिश। ये क्वेश्चन इस प्रकार से ये सेंटेंस क्या होंगे, बिल्डअप होते जाएंगे। आगे देखो, अगला एग्जांपल देखो। अब मैंने आपको एक बिंदु और लिखाया था, वो था कि आपके यस और नो आया हुआ हो उसको हटा दो। ऐसे एग्जांपल मैंने अभी तक आपको नहीं बताए भाई, वो जनरल एग्जांपल बता रहा था। अब देखना आगे एग्जांपल हम किस प्रकार से करेंगे यस और नो वाले। यस और नो वाले ऐसे आएंगे जैसे मतलब नो, आई एम नो, ये है आंसर, ये प्रेमिंग क्वेश्चन, ये भी पूछा जाता। अब इस टाइम में मैंने शुरुआती बिंदु ये लिखा दिया था आपको, जब इसके नियम लिखाए थे उसमें मैंने ये लिखाया था यस और नो आया हुआ है उसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। अब इसका मतलब यहाँ से इसकी शुरुआत करेंगे तो वो होगी एम से, वही बात, क्योंकि हम तो ये रखेंगे शुरुआत में, फिर देखेंगे सब्जेक्ट किस प्रकार जा रहा है, फिर आएगा आई फर्स्ट पर्सन है तो ये किस में चेंज होगा, यू में चेंज होगा। सेकंड पर्सन में तो क्या किया जाता है, यू के साथ किसका प्रयोग नहीं किया आता है, एम का प्रयोग नहीं आता है। एम का प्रयोग नहीं आता तो किसका आता है, आर का प्रयोग आता है, आर यू, और उसके बाद में ए टीचर, अंत में क्या आ जाता है, क्वेश्चन मार्क। अंत में क्या आ जाता है, यहाँ पे रोक रहा है, अंत में क्या आ जाता है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है। अब इसमें क्या किया हमने, नोट आए यहाँ पे, यदि इस प्रकार से यही सेंटेंस यदि इस प्रकार से होता कि देखो यस आई एम ए, यदि ये एग्जांपल इस प्रकार से होता तो हम किस प्रकार से करते, वो एक बात जो मैंने आपको पहला जो बिंदु लिखाया था, यस और नो को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। यस और नो को हटा देंगे, वो एकदम सेम बन जाएगा, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हो। यदि आपके एग्जाम्पल में क्या रखा हो, यस और नो आ रखा हो, तो क्या हो जाता है, वो यस और नो को हटा दिया जाता है। अब यदि यस और नो वाले प्रेजेंट वाले आएंगे या पास्ट वाले आएंगे, प्रेजेंट सिंपल वाले आएंगे या पास्ट सिंपल वाले आएंगे, तब उसमें प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगी। वो किस प्रकार से नहीं होगी, देखो नो, यू, नोट, ये आ रखा है। अब इसमें क्या होता है, यदि ये नो और डायरेक्टली आता, जैसे यू कुक राइस, इतना ही आता, लेकिन नोट का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस आएगा। नेगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब ढूंढ जाती है, साथ में नोट का प्रयोग आता है। यदि अफर्मेटिव होता तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आता ही नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं लगता। अब इसमें हमारे सामने प्रॉब्लम नहीं होगी, किस प्रकार से नहीं होगी, क्योंकि सेंटेंस के शुरुआत में डू वैसा का वैसा रख देंगे। यू सेकंड पर्सन है, आई में चेंज हो जाएगा। ये नो और यस है, नो और यस है, जहां पे यदि यहाँ पे नो आया हुआ है, यस आया हुआ है, नोट आया हुआ है, सबको हटा देंगे, और उसके बाद में आई और कुक के राइस, इस प्रकार से। आगे देखो ऐसा एग्जांपल दूसरा, यस माय फादर यस माय फादर इज ए टीचर। हम एग्जांपल ये लिखा है। अब यदि हम इसको क्या करेंगे, ट्यूशन फ्रेम करेंगे, तो ये जाहिर सी बात है यस और नो को तो हमें हटा देंगे, यस और नो को तो हटा देंगे। शुरुआत में क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, शुरुआत में क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। उसके बाद में ये कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, आई का पॉजिटिव आया हुआ माई, आई मी माई, चेंज किस में होगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन में। सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या है, यू, तो यू का भी पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, इज योर फादर। ये मैंने आपको शुरुआत में भी यहाँ पे ऊपर ये उल्लेख भी करवाया था कि यदि आपके आई और वी आ रखे तो वो यू में चेंज होंगे, यदि मी और अस आ रखे तो वो किसमें, यू में चेंज होंगे। और यदि आपके क्या रखे हैं, माई आ रखा है या जैसे आवर आ रखा है, तो वो किस में चेंज होंगे, योवर में चेंज होंगे, वाई और यू आर में चेंज होंगे, योवर में। अब देखो यहाँ पे इज क्यों आया, मतलब बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि यू के साथ में तो हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, प्लूरल का प्रयोग कर रहे हैं, यू के साथ आर का प्रयोग किया था आपने, लेकिन यहाँ पे किसका प्रयोग हो रहा है, इज का प्रयोग हो रहा है। एक एग्जाम्पल हम दूसरा देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल वो देखो,
यस यू आर आई एन ए टीचर। एक एग्जांपल ये है। अब इसको यदि हम बनाएंगे तो क्या होगा, आर यू के साथ आर का प्रयोग होता है, फर्स्ट पर्सन था सेकंड पर्सन में चेंज होगा, यू आया यू के साथ आर का प्रयोग आ गया, आर ए टीचर। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन राइजेस करेंगे क्या कि आपने यहाँ पे यू के साथ आर का प्रयोग किया, यहाँ पे योर के साथ इसका प्रयोग किया। तो ये बात मैं आपको क्लियर पहले भी कर दी थी और दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन होता है, पजेसिव जो भी प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग कभी भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब प्रयुक्त नहीं होती है। पजेसिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग कभी भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब प्रयुक्त नहीं होती है। पजेसिव प्रोनाउन के साथ में आया हुआ जो दूसरा शब्द है फादर, ये इसको देखना पड़ता है ये सिंगुलर है या प्लूरल है। यदि ये यहाँ पे जैसे मतलब यहाँ पे फादर, यहाँ पे जैसे योर ब्रदर्स आता, यहाँ पे ब्रदर्स आता, तो यह ब्रदर क्या है, प्लूरल है। एक तो ब्रदर आता तो वो तो सिंगुलर होता, ब्रदर्स के साथ में एस आता तो ब्रदर्स हो जाता, वो होता प्लूरल। तो प्लूरल के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। यू योर है, ये यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन है, ये ओनली फॉर क्या दर्शा रहा है, रिलेशन दर्शा रहा है। जब ये रिलेशन दर्शाएगा तब इसके साथ में जो आने वाला शब्द है उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब प्रयुक्त की जाती है। हम क्या नहीं कर सकते, यहाँ पे योर के अकॉर्डिंग आर का प्रयोग नहीं कर सकते। यू यहाँ पे सब्जेक्ट का प्रतिनिधित्व कर रहा है, यू इंग्लिश में क्या होता है, प्लूरल होता है, इसलिए इसके साथ किसका प्रयोग किया जा रहा है, आर का प्रयोग किया जा रहा है।